नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रस्तावना होती क्या है। ठीक है, प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारा संविधान है उसके उद्देश्य को बताता है और क्या बताता है, जो भारत है, भारत की प्रकृति को बताता है। प्रस्तावना क्या बताती है, भारत की प्रकृति को बताती है और जो कानून है या जो संविधान है उसके उद्देश्य को बताती है। कौन बताती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है। अब हम बात करेंगे जो भारतीय सरकार है, सरकार की प्रकृति को कौन बताती है? प्रस्तावना बताती है। जैसा कि हम कोई लेख लिखते हैं तो उस लेख में हम क्या लिखते हैं? सर्वप्रथम प्रस्तावना लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं। मतलब उस लेख के बारे में बताते हैं कि उसमें क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है। मतलब जो भारत की प्रकृति है उसके बारे में बताया गया है। कहाँ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में क्या बताया गया है? भारत की प्रकृति को बताया गया है। अब हम बात करेंगे उद्देश्य की। इस प्रस्तावना के क्या क्या उद्देश्य हैं? ठीक है, तो प्रस्तावना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है उद्देशिका। मतलब जिसमें संविधान या कानून के उद्देश्य दर्शाए गए हैं उसको क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। कब लाई गई प्रस्तावना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने किया? JL नेहरू ने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसमें किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। जान लिया प्रस्तावना क्या है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संविधान या कानून की प्रकृति को दर्शाया गया है। मतलब भारत की प्रकृति को दर्शाया गया है, उसके उद्देश्य को दर्शाया गया है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का क्या है? प्रस्तावना परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। मतलब जो भारतीय संविधान है उसका परिचय में कौन करवाता है? प्रस्तावना करवाती है। प्रस्तावना क्या करवाती है? भारतीय संविधान का परिचय करवाती है। उसमें क्या है? मतलब भारतीय संविधान का दर्शन हम किस द्वारा कर सकते हैं? प्रस्तावना को पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है उन शब्द पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, लिखा हुआ है पहले कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
ऐसा आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे हम भारत के लोग। अब कई बार चर्चा होती है कि भारत में सुप्रीम कौन है, न्यायपालिका सुप्रीम है, कार्यपालिका सुप्रीम है, या व्यवस्थापिका है वो सुप्रीम है। तो सुप्रीम कौन है, इस बात का हमें पता कहां से मिलता है, प्रस्तावना से मिलता है। प्रस्तावना क्या कहती है कि भारत में सुप्रीम कौन है, भारत की जनता है। कौन है, भारत की जनता। मतलब संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने क्या लिखा, हम भारत के लोग, मतलब भारत में सुप्रीम कौन है, भारत के लोग, मतलब भारत की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो क्या है, भारत में सुप्रीम है। ठीक है, अब कई और भी शब्द दिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। एक शब्द है संप्रभुता। कौन सा, संप्रभुता। आपको दिखाई दे रही होगी प्रस्तावना, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब क्या है कि किसी पर भी निर्भर नहीं होना, किसी पर भी निर्भर नहीं होना। मतलब प्रस्तावना में यह दर्शाया गया है कि भारत किसी भी प्रकार से किसी पर भी निर्भर नहीं है। भारत अपने फैसले स्वयं ले सकता है, वो किसी भी प्रकार का फैसला हो चाहे वो भारत क्या कर सकता है, स्वयं ले सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी प्रेशर नहीं है। ठीक है, संप्रभुता शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान निर्माण के समय प्रस्तावना में नहीं था। यह शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब हम बात करेंगे समाजवादी। ठीक है दोस्तों, समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद होता है दो प्रकार का, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, तो भारत में समाजवाद है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, और जो साम्यवादी समाजवाद का, किसका, साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद का जो उदाहरण है वो कौन है, चीन, चाइना। अब लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या दर्शाया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह बताया गया है कि भारतीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद ये कहता है, लोकतांत्रिक समाज की जो आस्था है वो किस में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। किस में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वो एक साथ कार्य करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, निजी और सार्वजनिक, कौन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करें, वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लोकतांत्रिक समाजवाद किस पर विश्वास रखता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो क्या कहता है, गरीबी और अवसर की असमानता को दूर करता है। कौन करता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया,
समाजवादी शब्द जोड़ा गया, मतलब जो जितना कार्य करेगा उसको उतना ही वेतन मिलेगा। इसका उल्लेख कहाँ है? समाजवादी शब्द में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। हालांकि जो भारतीय समाजवाद है, जो भारतीय समाजवाद है, कौन? भारतीय समाजवाद एक नीति आई थी 1991 में, उदारीकरण या वैश्वीकरण। इस नीति के बाद में जो भारतीय समाजवाद है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, हालांकि वो थोड़ा क्या हो गया है? लचीला हो गया है। ठीक है, तो हमने समाजवाद के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह बताया गया है कि भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है। क्या नहीं है? एक धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या नहीं है मित्रों? बाध्य नहीं है। ठीक है, इस शब्द को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन से शब्द को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब भारत में किसी भी प्रकार के धर्म को मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इसी धर्म का पालन करना होगा। मतलब भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। क्या नहीं है मित्रों? भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है या उस पर विश्वास रख सकता है या उसमें आस्था रख सकता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक शब्द और है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक क्या। एक तो लोकतंत्र होता है, अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा आपको याद होगी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वो क्या है? लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो भारत में लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का उदाहरण है वो किसका है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है वो राष्ट्रपति के अधीन। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं हम, किसकी? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है राष्ट्रपति के अधीन और दूसरा होता है संसदीय सरकार के अधीन। अब जो भारत का लोकतंत्र है वो कैसा है? संसदीय सरकार के अधीन है। मतलब जो भी कानून निर्माण या उनको लागू करने की प्रक्रिया है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है,
अब एक शब्द और है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उस पर चर्चा करेंगे, गणतंत्र। जो अगला शब्द है वो क्या है? गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। तो हम चर्चा करते हैं, जो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था होती है उसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है राजशाही। कौन सी? राजशाही। दूसरा गणतंत्र। अब हम बात करते हैं गणतंत्र क्या है। गणतंत्र में क्या होता है? जो राज प्रमुख होता है, मतलब किसी देश का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है। गणतंत्र में क्या होता है? जो किसी देश का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है। जैसे भारत का राज प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है, जिसका चुनाव कितने सालों बाद में? प्रत्येक 5 साल बाद में क्या होता है? चुनाव होता है। अब एक और है वह राजशाही, जिसमें क्या होता है? राजा का बेटा राजा। ऐसी प्रक्रिया कौन सी है? राजशाही। ये कहां है? ब्रिटेन। ठीक है। गणतंत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जिस देश का राज प्रमुख क्या हो? निर्वाचित हो। भारत का राज प्रमुख राष्ट्रपति क्या है? निर्वाचित। प्रत्येक 5 साल बाद में किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले शब्द की। एक शब्द और दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो है न्याय। कौन सा शब्द है? न्याय। न्याय शब्द का उल्लेख कहां है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? इनका क्रम आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्रम पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? वो है सामाजिक, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इनका उल्लेख कहां है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय क्या होता है? मतलब किसी भी व्यक्ति को समाज में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को आर्थिक आधार पर, किस पर? आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ। वो क्या है? आर्थिक न्याय। और सभी व्यक्तियों को राजनीतिक अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब क्या है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब जो भारतीय राजनीति है उसमें सभी का क्या है? बराबर का भाग है। उसके राजनीति में किसी भी प्रकार से किसी के साथ क्या नहीं किया जा सकता? भेदभाव
नहीं किया जा सकता। इनका कर्म आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, उनका कर्म बताइए। तो कर्म क्या होगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। एक शब्द और है, वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इस शब्द का उल्लेख भी कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मतलब किसी भी व्यक्ति को बेरोक टोक, बिना किसी रोक टोक के किसी गतिविधि को करने दिया जाए, वो क्या है? स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। विचार, किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का। इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1789 से 1799। यह शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। कौन सा? स्वतंत्रता। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। किसका? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अवसर की समानता, इन शब्दों का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है। अब एक शब्द और है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वह है बंधुत्व। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या हुआ? भाईचारे की भावना। क्या? भाईचारे की भावना। अब ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि ऐसी कौन सी बात है भारतीय संविधान में या क्या जोड़ा गया है जो भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है? तो वह है भारत की एकल नागरिकता। क्या है मित्रों? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या करती है? जो भारतीय भाईचारा है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। अब जो बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है, ये 2 बातें सुनिश्चित करता है। नंबर 1, व्यक्ति का सम्मान। क्या सुनिश्चित करता है? व्यक्ति का सम्मान। जो दूसरी बात है वो ये सुनिश्चित करता है भारत की अखंडता। जो बंधुत्व शब्द है 2 बातें सुनिश्चित करता है मित्रों। नंबर 1 है व्यक्ति का सम्मान और दूसरी है भारत की अखंडता बनी रहनी चाहिए। अब जो ये अखंडता शब्द है, ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता शब्द। ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे शब्द और है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें आज एतत् द्वारा 26 नवंबर 1949 मतलब जो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है वो क्या है? 26 नवंबर 1949। इसका उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। कहाँ है? प्रस्तावना में। ठीक है। इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे भारतीय संविधान के? 16 अनुच्छेद। इन 16 अनुच्छेदों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? वो 394 ये कहता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 16 मतलब 16। पूर्णतया जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब आगे बात और करते हैं तो आगे शब्द और जोड़े गए हैं। मतलब अंतिम लाइन है वो क्या कहती है प्रस्तावना की कि हम अधिनियमित, आत्मार्पित और क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित। मतलब अधिनियमित मतलब स्वीकार करते हैं, अंगीकृत का मतलब लागू करते हैं, आत्मार्पित का मतलब हो गया हम आत्मा से इसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहां से लिए गए हैं? तो एक फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 से 1799, जिसको क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति से 3 शब्द लिए गए थे। वो एक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। ठीक है। तो मोटे मोटे शब्दों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। कुछ विवाद हुए हैं उनके बारे में। तो एक विवाद हुआ था मित्रों 1960 में। कब हुआ था? 1960 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? हिस्सा नहीं है। और इसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब 1960 में बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया?
कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो क्या नहीं है, संविधान का आंतरिक हिस्सा नहीं है और इसमें क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक उलट 13 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद मित्रों, 13 वर्ष बाद 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम, कौन सा विवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, केरल राज्य विवाद कब है, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि जो प्रस्तावना है यानी प्रीएम्बल है वो किसका हिस्सा है, संविधान का आंतरिक हिस्सा है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। तो 1973 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के बाद कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उस पर चर्चा करेंगे। बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 को। प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, व अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और नंबर 1 है समाजवादी, नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता और नंबर 3 है अखंडता। कब जोड़े गए, 1976 में। ठीक है। और आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन यही है, एक ही बार संशोधन हुआ है, मतलब एक ही बार परिवर्तन हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर किस किस ने क्या क्या टिप्पणी की है। एक संविधान सभा के सदस्य थे पालकीवाल, NM पालकीवाल। इन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को करने वाला कौन है, NM पालकीवाल। एक सदस्य और है ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में क्या कहा है कि ये भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है, आत्मा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया है, ठाकुरदास भार्गव ने।
इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो संविधान है उसका जो आभूषण है वो क्या है? वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना संविधान का क्या है? आभूषण है। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने, जो कौन थे? संविधान जो सभा थी उसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ऑप्शन है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। नंबर 1 है समाजवादी। नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता। नंबर 3 है अखंडता। क्या है? अखंडता। नंबर 4 है पंथ निरपेक्षता। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया मित्रों? वो है पंथ निरपेक्षता शब्द। भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। उसमें कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्षता। हालांकि कई लोग पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? अलग अलग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? नंबर 1 बार, नंबर 2 बार, नंबर 3 बार, नंबर 4 बार। ठीक है, तो मित्रों कितनी बार है? जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को, कितनी बार आ गया शब्द? 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, इसके आगे कहीं भी भारत शब्द का उल्लेख नहीं है, तो कितनी बार उल्लेख है? 2 बार। 2 बार किसका उल्लेख है? भारत शब्द का। कहां? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द का उल्लेख है। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? नंबर 1 है 2 प्रकार के न्याय का, नंबर 2 है 3, नंबर 3 है 4 और नंबर 4 है वह 5। ठीक है, तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपको याद रखना होगा मित्रों, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। इनका क्रम भी ध्यान में रखना, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जो न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उनका क्रम क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ये शब्द कहां से लिए गए हैं? तो ये शब्द कहां से ले गए मित्रों? हमने पहले पढ़ा था फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से कौन से शब्द लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व शब्द कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। तो
तो हमने मोटी मोटी बातों पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा कर ली है मित्रों, ठीक है। और आज हमें इतना ही पढ़ेंगे।